ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा, रात्रि हो गई है, सोने के लिए वस्त्र बदल लो। क्या हुआ जोधा? किस सोच में पड़ी हो? बख्शी बानो के विषय में सोच रहे हैं। मोती, ये प्रेम इतना विचित्र क्यों होता है? इंसान को पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है, फिर ना तो कोई तर्क रह जाता है और ना ही कोई मर्यादा। अब बख्शी बानो को ही देख लो, जानती है कि उनके पति अपराधी हैं, फिर भी वो शरीफुद्दीन से कितना प्रेम करती है। उनकी दृष्टि में वो अपराधी है ही नहीं। अपनी मन की बात छिपाने के लिए एक आंसू पोंछा तो दूसरे ही पल दूसरा आंसू बह निकला। ये प्रेम इतना विचित्र क्यों होता है मोती? पता नहीं, परंतु तुम ये बताओ कि तुम शहंशाह से मिलने गई थी या नहीं? मिलने गए तो थे, परंतु बात कहने का अवसर ही नहीं मिल पाया। फिर क्या, कुछ बातें यदि समय पर ना कही जाए तो उसका महत्व ही नहीं रह जाता है। मोती, एक काम करो, हमारे लिए कागज और कलम लेकर आओ। कागज और कलम? इस समय किसे पत्र लिखोगी? आमिर का स्मरण हुआ या? शहंशाह को पत्र लिखना है। हम सोच रहे हैं जो बात कह नहीं पाए वो लिखकर उनको देते हैं, उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और वैसे भी लिखी हुई बातें अधिक समय तक मन में रहती हैं। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत हैरानी हो रही। हैरानी तो हमें हुई है तुम्हें यहाँ देखकर आदम खान। वजीर आलिया, महामंगा का बेटा कैद में। हमारी बातें छोड़ो, हमें तो भागने का मौका भी नहीं मिला, मगर तुम तो भाग चुके थे। तो फिर पकड़े कैसे गए? हम पकड़े नहीं गए आदम, हमने खुद को जानबूझकर पकड़वाया है। मतलब? अबुल माली फिर से मैदान छोड़कर भाग गया। हमने सोचा कि हम जंग करेंगे तो शहीद हो जाएंगे, और शहीद कभी तख्त पर नहीं बैठा करते। अगर हमें आगरा का तख्त चाहिए तो आगरा से दूर रहना मुनासिब नहीं, हमें आगरा के करीब ही रहना होगा। और अगर जलाल तुम्हारा कत्ल कर देते तो? इतना तो हमें यकीन था आदम कि जलाल हमारा कत्ल करके अपनी बहन को फिर से बेवा नहीं बनाएगा। हमने सोचा कि जलाल से माफी मांग लेते हैं और फिर यहीं रहकर आगे की चाल चलेंगे। मगर तुम बताओ, तुम यहां कैसे? यूं समझो कि हम दोनों की जिंदगी एक धागे से बंधी हुई है। तुमने जलाल को उसकी बीवी से दूर करने की कोशिश की, और हमने भी। बहुत लंबी कहानी है और हम दोनों के पास बहुत वक्त है काटने के लिए। आओ बैठो, कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को। आओ। शहंशाह को रानी जोधा का प्रणाम। पता नहीं कैसे हम आपसे अपने मन की बात प्रस्तुत करें। आपने तस्नीम के प्रकरण में जो निर्णय लिया उससे हम बहुत प्रभावित हैं आपसे, और हमें गर्व भी है आपकी नीति कुशलता पर। हम आपकी सराहना करना चाहते थे परंतु अवसर नहीं मिला, इसलिए इस पत्र के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमें आपके निर्णय और कार्यकुशलता पर बड़ी प्रसन्नता है। आपकी रानी जोधा। मोती,
कल प्रातः सबसे पहले ये पत्र शहंशाह तक पहुंचा देना। ठीक है। बहुत अफसोस की बात है शहंशाह, जो हमारे करीबी हैं उन्होंने ही हमें धोखा दिया है। आदम खान और शरीफुद्दीन, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी अम्मी। एक बादशाह के जितने दोस्त होते हैं उतने ही दुश्मन होते हैं। खान बाबा कहा करते थे कि एक बादशाह के दुश्मन अक्सर उसके बगल में मिलते हैं, बस उन्हें ढूंढ कर उन्हें कुचलना आना चाहिए। हमारे दोनों ही सूबेदार बहुत बहादुर हैं, लेकिन दोनों के दोनों बागी निकले। दोनों ने हमसे बगावत हमारी बेगम को लेकर की। शरीफुद्दीन ने जोधा बेगम को लेकर ये सब किया और आदम खान ने रुकैया बेगम पर उंगली उठाई। शहंशाह, मोती बाई आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत है। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम महामंगा। शहंशाह, जोधा बेगम ने आपके लिए संदेशा भेजा है। जोधा बेगम ने हमें पैगाम लिखकर क्यों भेजा है? वो खुद भी हमारे पास आ सकती थी। खैर, बड़ी में आप ही हमें पढ़कर सुना दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं जलाल आप? हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये शौहर और बीवी के बीच का मामला है। हमें माफ कीजिए, हम नहीं पढ़ सकते। आप कहे कहाँ बड़ी अम्मी? और वैसे भी आपसे कोई बात छुपे कहाँ है? आप जानती हैं कि हम पढ़ना नहीं जानते। पैगाम पढ़कर सुना दीजिए। जो हुक्म। यही मौका है बेगम जोधा को सबक सिखाने का। शहंशाह को रानी जोधा का प्रणाम। पता नहीं कैसे हम आपसे अपने मन की बात प्रस्तुत करें। आपने तस्नीम के प्रकरण में जो निर्णय लिया उससे हम बहुत प्रभावित हैं आपसे, और हमें गर्व भी है आपकी नीति और कुशलता पर। हम आपकी सराहना करना चाहते थे, परंतु अवसर नहीं मिला। इसीलिए इस पत्र के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमें आपके निर्णय और कार्य कुशलता पर बड़ी प्रसन्नता है। वो आगे लिख रही हैं कि शहंशाह, एक पत्नी अपने पति से जो आशा रखती है वो आपने पूरी कर दिखाई, और हम अब आपकी वो आशा पूरी करना चाहते हैं जो एक पति अपनी पत्नी से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कल रात आप हमारे कक्ष में आए और हमारे साथ रात बिताएं। हम ये स्वीकार करते हैं शहंशाह कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आपके खास रानी बेगम जोधा। मुबारक हो शहंशाह, बेगम जोधा ने आपको अपना लिया। अब बहुत खुश है आपके लिए। मुबारक हो। हम हैरान है बड़ी अम्मी। आदम खान कहते हैं उसके बावजूद आप इतनी खुश हैं। हम आपके लिए खुश है जलाल। आप हमारे बेटे नहीं हैं। एक बेटे ने हमें रुस्वा कर दिया है, लेकिन हम दूसरे बेटे की खुशी में बेहद खुश हैं। कल की खूबसूरत रात को यादगार बनाने के लिए शाम एक जश्न होगा। चिंगारी हमने लगा दी और उस आग को हवा देंगे रामतनु साहब। हमें पता भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में एक नया राग आ रहा है जिसे हमने तानसेन का खिताब दिया था। उसी रामतनु पांडे ने हमारे बीच प्यार का राग छेड़ा। तानसेन के तरन्नुम के साथ एक नया अफसाना शुरू हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम बड़ी अम्मी। आप बहुत खुश लग रही हैं, बैठिए। शुक्रिया जलाल, बात खुशी की है।
कल के जश्न को बेहतरीन बनाने के लिए एक उम्दा ख्याल आया था दिमाग में। फरमाइए। राजा रामचंद्र बाघेल के दरबार में मौसीकी के एक उम्दा फनकार है, क्या गला पाया है, और रागों पर उनकी पकड़ तो सुभान अल्लाह। कहीं आप रामतनु के बारे में तो बात नहीं कर रही? बेशक, हमने भी सुना है उनके फन के बारे में, लोग दीवाने हैं उनके मौसीकी के। बस हम सोच रहे थे अगर वो यहाँ आकर अपनी मौसीकी का जादू बिखेरे तो। ये तो बड़ा ही उम्दा ख्याल है बड़ी उम्दा। रामतनु बहुत ही उम्दा कलाकार है, उन्हें खास तौर पर बुलावा भेजा जाएगा, जाती तौर पर अपनी फरमाइशें उन्हें बताई जाएंगी। सारा इंतजाम हम करवा देंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है बड़ी अम्मी। शुक्रिया जलाल, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, हम उनके निमंत्रण पर वहां क्यों जाएं? क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, वो मुगल सल्तनत के बादशाह हैं, भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली। हमारा मानना है कि आपको जाना चाहिए। देखते हैं महाराज कि वो मुगल बादशाह संगीत का कितना बड़ा पारखी है। रीवा के नरेश रामचंद्र के अनुरोध पर रामतनु पांडे ने भारी मन से शहंशाह के दरबार में संगीत प्रस्तुत करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये खबर मिलते ही जैसे महल में खुशियां भर आई। होती भी क्यों ना, आखिर संगीत का शहंशाह हिंद के शहंशाह के साथ मिलने वाला था। मानना पड़ेगा, महामंगा ने ये बहुत अच्छी सलाह दी है। सुना है जादू है उनकी आवाज में। दुआ है ये जादू जलाल और जोधा के साथ पर भी चले। जादू चले इसीलिए तो हमने उन्हें यहाँ आने का न्योता दिया है। जलाल और बेगम जोधा पर जादू चलेगा रामतनु साहब का, लेकिन उस जादू का असर वही होगा जो महामंगा चाहती है। ये तो बहुत ही बड़ी शुभ सूचना है। इतने बड़े संगीतकार का गाना सुनने को मिलेगा, उनके दर्शन होंगे। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। बहुत खुश हो? क्यों ना हो मोती, सुजमल भाईसा से उनके विषय में बहुत कुछ सुना है हमने। एक हिंदू संगीतकार को मुगल दरबार में इतना आदर मिल रहा है, ये सोचकर ही हमें गर्व होता है। जानती हो, राग रागनियों के सम्राट हैं वो। जैसा राग गा दे, आसपास के वातावरण में वैसे ही प्रभाव छाने लगता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के दर्शन होंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं तो और क्या है मोती। हर किसी को उसके आने का इंतजार था। शहंशाह से लेकर फकीर तक इंतजार कर रहे थे रामतनु पांडे का, सुरों के सम्राट का। रामतनु पांडे उस दरबार में अपने पैर रखने ही वाले थे जहां उन्हें नया सम्मान, नया खिताब और एक नई जिंदगी मिलने वाली थी। और मिलने वाला था एक नया नाम, तानसेन। खुद रामतनु पांडे नहीं जानते थे कि वो एक दिन इस मुगल सल्तनत के नवरत्नों में से एक होने वाले हैं। आपका वाद्य? ये वाद्य हमें अपने प्राणों से भी प्रिय है, और अपने प्राण किसी और के हाथों में नहीं दिए जाते। मौसीकी के बादशाह का हिंदुस्तान के बादशाह के दरबार में इस्तकबाल करते हैं हम।
लगता है यहाँ की मिट्टी में कोई समस्या है। हमारी जूतियां खराब हो गई। चलो। होशियार, मौसीकी के अजीम फनकार जनाब रामतनु पांडे जी तशरीफ ला रहे हैं। देख रही मलिका, कितने दीवाने हो रहे सब इसका भैया के। इनके गले में नूर बसता है सुना था हमने, मगर इनके चेहरे पर भी वल्लाह क्या नूर है। ये क्या बिना समय का राग गा रहे हैं आप लोग? रागों का समय किसी के लिए बदला नहीं जा सकता। मुगल दरबार में हम रामतनु साहब का इस्तकबाल करते हैं। जैसा सुना था आपके बारे में ठीक वैसा ही पाया आपको। आपके बारे में भी जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं आपको शहंशाह। ज़ैनसीब आदाब। प्रणाम। चलिए, आपसे मिलने की तमन्ना तो पूरी हो गई। रही बात आपकी मौसीकी सुनने की, तो वो भी आज शाम को जश्न में पूरी हो जाए। तब तक आप शाही मेहमान गाह में आराम फरमाइए। विश्राम करने के लिए हमारे महल में भी कोई कमी नहीं है शहंशाह। हम यहाँ आपके आमंत्रण और अपने राजा के आदेश पर आए और उत्सव समाप्त होते ही यहाँ से चले भी जाएंगे। फनकार की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ऐसे आपको देखने से लगता है कि आपको आगरा की हवा पसंद नहीं है। आपकी एक बात की प्रशंसा करनी होगी, सामने खड़े व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आप भली भांति जान लेते। इस समय हमें आज्ञा दें। प्रणाम। ये फूल कितने अच्छे हैं ना रानी साहब, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं वो। हम इन पुष्पों की बात कर रहे हैं। हम उस पुष्प की बात कर रहे हैं रामतनु जी। उनका ज्ञान और उनका स्वाभिमान दोनों ही आदर के योग्य है। तुम एक बात का ध्यान रखना, आज वातावरण उनके संगीत के उपयुक्त होना चाहिए। हमें खुशी है ये देखकर कि आज रात के जश्न को लेकर आपके दिल में बहुत बेकरारी है। प्रणाम शहंशाह। आदाब। वैसे आपकी ये बात कि रामतनु बहुत सादा किस्म के इंसान हैं, हम समझ नहीं पाए। जैसा कि हम जानते थे जोधा बेगम की फनकार हमेशा थोड़े से अजीब होते हैं, आज हमने देख भी लिया। क्या करें, महान लोग थोड़े से टेढ़े होते ही हैं। एक उदाहरण हमारे सामने भी है। चलिए, ताना ही सही, लेकिन आपने हमारी तारीफ तो की। आभार तो हम आपका प्रकट करना चाहेंगे जो आपने रामतनु पांडे जी को आज प्रस्तुति के लिए बुलाया। सच में हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारी खुशनसीबी कि हमारी कोशिश की वजह से आपको खुशी मिली। प्रयास आपका हो सकता है, परंतु उनको यहाँ बुलाने का विचार आपका नहीं हो सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ख्याल हमारे जहन में नहीं आया? इतना तो हम आपको जान ही चुके हैं, संगीत और संगीत के अर्थ को समझना आपके लिए थोड़ा कठिन है। क्यों? क्या मौसीकी सिर्फ वही है जो एक फनकार गाना गाए या बजाए? जोधा बेगम जब हमारे हाथी या घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज एक ताल में होती है। जब शमशीरें टकराती हैं, हवाओं को चीरती हैं, तो उनसे जो सुर निकलते हैं वो मौसीकी ही होती है। वार लगने के बाद ढाल में से जो आवाज निकलती है वो एक संगीत ही होता है। तो बताइए, कहाँ फर्क है हमारे और रामतनु के संगीत में? बहुत सुंदर शहंशाह, कितना सुंदर चित्रण किया आपने और उदाहरण भी कितने अच्छे प्रस्तुत किए हैं। परंतु संगीत केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। तो आप हमें बता दीजिए कि संगीत की सीमाएं कहाँ तक है? संगीत की सीमा वहां तक है जहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता। जब सवेरे सूर्य उगता है तो उसके उत्थान में संगीत है, वर्षा के गिरने और नदी के बहने में संगीत है,
चंद्रमा की गति में और मयूर पंख में संगीत छिपा हुआ है। संगीत इस सृष्टि के हर एक कण, हर एक तिनके में छिपा है। यदि पहचाना जा सके तो फूलों पर मंडराते भंवरे, पक्षियों के कलरव में, चलती तेज हवाओं में संगीत है, पानीहारियों की पायल में संगीत है, मस्जिद के आजान में संगीत है, मंदिर की घंटियों में संगीत है, रात्रि के सन्नाटे में, गाय के गले की घंटी में, माँ की लोरी में, हर स्थान पर संगीत छिपा हुआ है शहंशाह। एक साधारण सी बात भी कृष्णा जी की बांसुरी बन जाती है। संगीत संसार में ऐसा छिपा हुआ है जैसे कि शरीर में आत्मा। संगीत को साधना उतना ही कठिन है जितना आत्मा से साक्षात्कार कर लेना। अब आप ही बताइए, संगीत की भी कोई सीमा हो सकती है भला? सुभान अल्लाह जोधा बेगम, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि संगीत की सीमाएं कहां तक हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपकी बातें बनाने के हुनर की भी हद नहीं है। सीमाएं तो आज रात्रि को टूटेंगी। हम ये स्वीकार करते हैं शहंशाह कि हम आपसे प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि कल रात आप हमारे कक्ष में आए और हमारे साथ रात बिताएं। हमें आज रात्रि की बहुत व्याकुलता से प्रतीक्षा है शहंशाह। हमें भी आज रात का बेसब्री से इंतजार है जोधा बेगम।